हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार विद आराधना चैनल में। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस में आवाज़। तो ये है क्लास 6 जो एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग ईवीएस में इससे पहले भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पढ़ चुके हैं, परिवार पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे आवाज़। तो आवाज़ से क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी टेट के एग्ज़ाम में, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। चलिए आवाज़ स्टार्ट करते हैं। तो आवाज़ किसे कहते हैं इसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग आवाज़ के प्रकार देखेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, तो हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के जंतु देखते हैं। इनमें कुछ धरती पर तथा कुछ पानी में पाए जाते हैं। सभी जंतु घर बनाकर नहीं रहते। बंदर पेड़ों पर, हिरन जंगलों में और घनी झाड़ियों में छिपे रहते हैं। शेर व भालू आदि गुफाओं में रहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक जंतु की बनावट एवं कार्य में उसके वातावरण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। जंतु अपनी शारीरिक विशेषताओं के कारण ही विशेष प्रकार के वातावरण में रहने योग्य होते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। तो अपनी सुरक्षा के लिए जो जंतु मतलब जहाँ रात बिता सके, अपना जीवन यापन कर सके, वहाँ जहाँ निवास करता है उसी को आवास कहते हैं। ठीक है, आवास किसे कहते हैं? तो आवास को मानव की मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाती है। पृथ्वी पर उपस्थित सभी सजीवों को रहने के लिए एक स्थान की आवश्यकता होती है और आवास से ऐसे स्थान से है जिसमें सजीव निवास करते हैं। कौन निवास करता है? तो सजीव निवास करते हैं तथा उन्हें अपने परिवार में मौजूद हानिकारक तत्वों से सुरक्षा के प्रति कोई भय नहीं रहता है। अन्य शब्दों में कहें तो आवास किसी मानव और जंतु अथवा पेड़ पौधों के रहने खाने पीने वाला ऐसा स्थान होता है जो इन सभी को वृद्धि और प्रजनन, आवश्यक भोजन, उचित जीवन यापन तथा अनुकूलन हेतु सुगम जलवायु प्रदान करता है। क्या करता है आवास? तो आइए एक बार और आवास की परिभाषा समझते हैं। तो आवास किसी मानव, जीव जंतु अथवा पेड़ पौधे के रहने निवास करने का ऐसा स्थान है जो इन सभी को वृद्धि और प्रजनन, आवश्यक भोजन, उचित जीवन यापन तथा अनुकूलन हेतु सुगम जलवायु प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग आवास के प्रकार। तो आवास की परिभाषा हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग आवास के प्रकार देखते हैं। तो आवास क्या है? आवास किसी मानव, जीव जंतु अथवा पेड़ पौधे के रहने निवास करने का ऐसा स्थान होता है जो इन सभी को वृद्धि और प्रजनन, आवश्यक भोजन, उचित जीवन यापन तथा अनुकूलन हेतु सुगम जलवायु प्रदान करता है। तो आवास के प्रकार कितने हैं? तो 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? तो एक है स्थलीय आवास और दूसरा कौन सा है? जलीय आवास। ठीक है, कौन सा है? एक है स्थलीय आवास और दूसरा कौन सा है? जलीय आवास। स्थलीय आवास में कौन कौन से आ जाएंगे? तो आ जाएगा वन, पर्वत, मरुस्थल, घास का मैदान। ठीक है, कौन कौन आएगा स्थलीय आवास में? वन आ जाएगा, पर्वत आ जाएगा, मरुस्थल आ जाएगा और घास का मैदान। ठीक है, घास का मैदान। और जली में कौन कौन आएगा? तो समुद्र, झील, नदी, तालाब इत्यादि। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्थलीय आवास के बारे में। स्थलीय आवास क्या होता है उसको समझेंगे। तो स्थलीय आवास क्या है? ऐसे आवास जो स्थल अर्थात जमीन पर मौजूद होते हैं स्थलीय आवास कहलाते हैं।
जैसे हो गया मनुष्य का घर, वन, पर्वत, मरुस्थल, घास के मैदान इत्यादि। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्थलीय आवास में घास भूमि आवास। ठीक है, सबसे पहले कौन सा देखेंगे तो घास का मैदान या घास भूमि आवास देखेंगे हम लोग। तो पहला कौन सा है, घास भूमि आवास। तो ये क्या होते हैं, घास भूमि आवास या घास का मैदान। तो इस प्रकार की भूमियों में लंबी एवं मोटी घास प्रचुर मात्रा में उगती है। सभी प्रकार के जंगली जानवर वनों में रहते हैं। जेब्रा, जिराफ, हाथी, राइनोसोर, हिरण आदि घास भूमि आवास में रहते हैं। कौन कौन रहता है घास भूमि आवास में, तो जेब्रा हो गया, हाथी, राइनोसोर, हिरण आदि घास भूमि आवास में रहते हैं। ठीक है, तो घास भूमि आवास में कौन कौन से रहते हैं, तो जेब्रा, हाथी, डायनासोर, हिरण इत्यादि। चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं कौन सा मरुस्थलीय आवास। तो मरुस्थलीय आवास में कौन कौन रहता है इसको देखते हैं, और क्या होता है मरुस्थलीय आवास इसको समझते हैं। तो मरुस्थलीय आवास राजस्थान का पश्चिमी भाग रेतीला है। रेत के कारण यहाँ गर्मी अधिक रहती है और पानी बहुत कम पाया जाता है। इस भाग को मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, मरुस्थल में पौधों की संख्या बहुत कम होता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा बहुत कम एवं तापमान अधिक होता है। यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं में कौन कौन है, तो ऊंट, केटल सांप, कंगारू जो बिना पानी के ज़्यादा दिन तक जीवित रहते हैं वो मरुस्थलीय आवास में पाए जाएंगे इत्यादि। ठीक है, तो मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतुओं में ऊंट प्रमुख है। इसे मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है, मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं, तो ऊंट को कहते हैं। ठीक है, मरुस्थल का जहाज कौन है, ऊंट है। ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कौन सा आवास, तो पहाड़ी आवास। ठीक है, पहाड़ी आवास में हम देखते हैं कौन कौन से जीव आते हैं। तो पहाड़ी आवासों में याक, भेड़, बकरी इत्यादि आता है। ठीक है, पाए जाते शरीर पर घने लंबे बाल एवं त्वचा के नीचे चर्बी की मोटी परत होती है, इसलिए ये पहाड़ में जीवित रहते हैं। क्यों जीवित रह जाते हैं, तो इनके शरीर पर घने लंबे बाल पाए जाते हैं। घने लंबे बाल एवं त्वचा के नीचे चर्बी की मोटी परत। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं ध्रुवी आवास के बारे में। तो ध्रुवी आवास में देखते हैं कौन कौन से जंतु निवास करते हैं। आप लोग नाम जरूर याद रखेंगे क्योंकि दे सकता है कि पहाड़ी आवास में कौन सा जंतु निवास करता है, मरुस्थलीय आवास में, घास भूमि आवास में, ध्रुवी आवास में, तो इसलिए नाम अवश्य याद रखें। तो ध्रुवी क्षेत्रों में वर्ष भर काफ़ी बर्फ जमी रहती है, तो यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं के शरीर पर फर होते हैं। फर पूछा गया है कि किस आवास के जंतुओं के शरीर पे फर होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है कि फर किस जंतुओं के शरीर पे होते हैं। तो जो ध्रुवी क्षेत्रों में वर्ष भर काफ़ी बर्फ जमी रहती है
उन क्षेत्रों में फर होते हैं जंतुओं के शरीर पर, ठीक है। और ध्रुवी भालू ठंडे स्थानों पर पाया जाता है। इसमें कौन पाया जाता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है ध्रुवी भालू। और कौन आता है? इसकी त्वचा मोटी तथा घने लंबे बाल वाली होती है, ठीक है। त्वचा के नीचे चर्बी की मोटी परत होती है। अब बाल एवं चर्बी की परत अत्यधिक ठंड से भालू की सुरक्षा करती है। और कौन कौन से जीव आते हैं इसमें? तो ध्रुवी भालू, रेंडियर, आर्कटिक लोमड़ी, ध्रुवी भालू, रेंडियर, आर्कटिक लोमड़ी, स्नोगुस, आर्कटिक भेड़िया। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं अब जलीय आवास के बारे में, ठीक है। स्थलीय आवास में कौन कौन से आते हैं? तो घास भूमि या घास का मैदान, तो इसमें जेब्रा, हाथी, राइनोसोर, हिरण इत्यादि आ जाएगा। मरुस्थलीय आवास में ऊँट को मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं। केटल, सांप, कंगारू इत्यादि। पहाड़ी आवास में याक, भेड़, बकरी और इनके शरीर पर घने लंबे बाल एवं त्वचा के नीचे चर्बी की मोटी परत होती है। और ध्रुवीय आवास में फर वाले जंतु पाए जाते हैं। और इसमें हो गया ध्रुवी भालू, रेंडियर, आर्कटिक लोमड़ी, स्नोगुज, आर्कटिक भेड़िया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अब जलीय आवास के बारे में। कौन सा? जलीय आवास। तो जलीय आवास क्या है इसको समझते हैं। तो ऐसे आवास जो जल में मौजूद होते हैं जलीय आवास कहलाते हैं। उदाहरण समुद्र, झील, नदियाँ, तालाब इत्यादि, ठीक है। तो चलिए आइए समझते हैं जलीय आवास। जलीय आवास के रहने वाले जंतुओं में मछलियाँ, केकड़े, मगरमच्छ, मेढक, कैटफिश, सर्प आदि हैं। पानी में रहने वाले जंतु गलफड़ों की सहायता से श्वसन क्रिया करते हैं। पंख और पूंछ की सहायता से तैरते हैं, ठीक है। जलीय आवास में कौन कौन से जंतु रहते हैं? तो मछलियाँ हो गई, केकड़े, मगरमच्छ, मेढक इत्यादि, ठीक है। और ये श्वसन किससे लेते हैं? तो श्वसन लेते हैं फेफड़ों से, गलफड़ों की सहायता से लेते हैं, ठीक है। श्वसन किससे लेते हैं? तो गलफड़ों की सहायता से लेते हैं। और पंख और किससे तैरते हैं? तो पंख और पूंछ की सहायता से तैरते हैं, ठीक है। और इनका शरीर कैसा होता है? तो नाव की आकृति का होता है। और मछली की आकृति भी नाव के समान होती है, इसी कारण मछली पानी में आसानी से तैरती है। और मछली के पंख होते हैं जिनकी सहायता से वह पानी में तैरती रहती है। मछली गलफड़ों की सहायता से श्वसन क्रिया करती है। गलफड़े क्या करते हैं? तो पानी में घुली ऑक्सीजन गैस को ले लेते हैं। मछली के शरीर में छोटे छोटे सल्क पाए जाते हैं जो उसके शरीर की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। सल्क किसमें पाया जाता है? तो पूछ सकता है एग्जाम में। तो मछलियों के शरीर पे पाए जाते हैं, मछली के शरीर पे। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। इसमें देखते हैं जलीय आवास में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समुद्री आवास, ठीक है। तो समुद्री आवास में कौन आता है? व्हेल, डॉग फिश, स्टार फिश, जेली फिश, ऑक्टोपस, शार्क मछली, समुद्री घोड़ा आदि जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। कौन आते हैं? तो व्हेल हो गया, डॉग फिश,
स्टार फिश, जेली फिश, ऑक्टोपस। नाम याद रखिएगा क्योंकि नाम देकर पूछ सकता है क्वेश्चन। शार्क मछली, समुद्री घोड़ा इत्यादि। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें। आपको ऐसे ही क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए, और उसके बाद बता देते हैं आपको। फिर झील, नदी हो गया, तालाब हो गया, इसमें छोटे 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 जितने जंतु होते हैं, जीव होते हैं, वो पाए जाते हैं। आगे हम लोग अब पढ़ते हैं सामान्य वातावरण में पाए जाने वाले जंतु। ठीक है, तो सामान्य वातावरण में पाए जाने वाले जंतु में सबसे पहले नभचर देखते हैं। तो नभचर में कौन आएगा? नभचर जो आकाश में विचरण करता है, नभचर। ठीक है, तो इसमें आते हैं चील, कौवे, कोयल, कबूतर, मोर आदि उड़ने वाले जंतु हैं। इन्हें पक्षी कहते हैं। इनका शरीर पंखों से ढका रहता है। ये चोंच से दाना चुगते हैं या कीट पतंगे पकड़कर खाते हैं। यह विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाकर उनमें रहते हैं। और कोयल स्वयं घोंसला नहीं बनाती है। ये पूछता है एग्ज़ाम में, कौन अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता है? तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है, ये अपना अंडा किसके घोंसले में देती है? तो कौवे के घोंसले में देती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। और बया पक्षी को जुलाहा पक्षी भी कहा जाता है क्योंकि इसके बनाए घोंसले कलात्मक रूप से निर्मित होते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, सीटेट के एग्ज़ाम में, कि जुलाहा मतलब सिलने वाला या कारीगर अच्छे कलाकृति बनाने वाला। जुलाहा पक्षी किसको कहते हैं? तो बया को कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कुछ पक्षी पेड़ों पर या घरों में घोंसला बनाकर उसमें रहते हैं, जैसे बया, बुलबुल, कठफोड़वा। ठीक है, कौन हो गया? जो पेड़ों या घरों पे घोंसला बना के रहते हैं, तो बया, बुलबुल, कठफोड़वा, चिड़िया, कबूतर आदि। और जो बया होती है उसको जुलाहा पक्षी भी कहा जाता है। अपना घोंसला स्वयं बनाती है। ठीक है, सबसे सुंदर घोंसला इसी का रहता है, बया का ही। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे मानव आवास के बारे में। मानव आवास भी एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मानव आवास, ठीक है, मानव आवास उस स्थान पर पाए जाने वाली निर्माण सामग्री पर निर्भर करते हैं। जैसे बर्फीली पहाड़ी इलाकों में लकड़ी से निर्मित आवास बनाए जाते हैं। और मध्य भारत एवं पश्चिमी भारत में पत्थर एवं संगमरमर की खानें मौजूद होने से वहाँ के आवास पत्थर से निर्मित होते हैं। मैदानी इलाकों में जहाँ मिट्टी की प्रचुरता होती है वहाँ ईंटों से मकान बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रामीण बस्तियों के घर प्रकार। ठीक है, तो ग्रामीण बस्तियों के कितने प्रकार हैं? तो 4 हैं। कौन कौन से? तो गुच्छित सहस्त्र, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझ लीजिए एक बार। सहस्त्र अथवा केंद्रीय, अर्धगुच्छित या विखंडित, और पूर्वी और चौथा कौन सा है? परीक्षित या एकांकी। ठीक है, तो गुच्छित बस्तियाँ क्या हैं? तो पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्तियाँ को गुच्छित कहते हैं। ठीक है, जो एकत्रित होती हैं, गुच्छे में होती हैं, उसे गुच्छित बस्तियाँ करते हैं। अर्धगुच्छित बस्तियाँ किसी सीमित क्षेत्र में समूहन प्रवृत्ति का समेकित आधार के परिणाम स्वरूप भी अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, ये क्या होता है? किसी बड़े गांव के पृथक्करण या विखंडन के परिणाम स्वरूप बनता है। आगे हम लोग
भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। तो भारत में पाए जाने वाले प्रमुख बस्ती प्रतिरूप हैं रैखिक, अरी, तारा आकृति, आयताकार, त्रिभुजाकार आदि। ठीक है, तो सब केरल के तटीय क्षेत्रों और दून घाटी में ऐसी ही बस्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसी बस्तियां पाई जाती हैं। तो रैखिक, अरी, तारा आकृति वाली बस्तियां पाई जाती हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कि मानव आवासों का वर्गीकरण कैसे किया गया है ट्री वार्था के अनुसार। तो इन्होंने 6 प्रकार का वर्गीकरण किया है। ठीक है, ट्री वार्था ने कितने प्रकार का वर्गीकरण किया है, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है। तो 6 प्रकार का कौन कौन सा, तो लकड़ी के मकान, झोपड़ी, मिट्टी एवं ईंटों कौन है, तो लकड़ी के मकान, झोपड़ी, मिट्टी व ईंटों के मकान, पत्थर के मकान, तंबूदार मकान, और बर्फ़ के मकान। ठीक है, तो हम लोग एक एक मकान के बारे में पढ़ेंगे और कहाँ पाया जाता है ऐसा मकान, उसके बारे में भी समझेंगे। चलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो मिट्टी का घर एग्ज़ाम में अवश्य पूछा जाता है। तो मिट्टी का घर कहाँ बनाया जाता है, तो मिट्टी का घर जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे मिट्टी का घर देखने को मिलता है। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में अधिकतर मिट्टी का घर देखने को मिलता है। ठीक है, और इन घरों को समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं तथा इन घरों में कीड़े न जाए, इसके लिए इनको गोबर से लीपा जाता है। ठीक है, किससे लीपा जाता है, तो गोबर से लीपा जाता है। और इन घरों की मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उनमें भूसा भी मिलाया जाता है। ये भूसा क्या होता है, तो ये होता है लकड़ी का, वो जो गेहूं के जो डंठल बच जाते हैं उससे बनाया जाता है। और इनकी छतों को झाड़ियों आदि से बनाया जाता है, जिसमें नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नीम और कीकर जल्दी सड़ते नहीं हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लकड़ी या पत्थर के घर। तो लकड़ी का घर जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ पे बनाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा लकड़ी का घर कहाँ देखने को मिलता है, असम में। ठीक है, और इस प्रकार के घरों का निर्माण प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। पत्थर के घर पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं जहाँ अधिक, और लकड़ी का भी रहता है। ठीक है, जहाँ अधिक बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। इस प्रकार के घर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि में देखने को मिलते हैं। और केवल अगर लकड़ी का पूछे तो वो असम में भी बनाया जाता है। ठीक है, तो लकड़ी या पत्थर के घर तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आदि। और इनकी छतें कैसी होती है, तो ढलवा होती है ताकि बारिश का पानी व बर्फ़ आसानी से नीचे गिर जाए, जबकि कुछ स्थानों पे छत समतल होते हैं। ठीक है, और पत्थर के घरों की पुताई चूने से की जाती है ताकि इनका बचाव कीड़ों से किया जा सके। ऐसे घर 1 मंजिले व 2 मंजिले दोनों होते हैं। लद्दाख के लोग अपने घरों के निचले हिस्से में पालतू जानवरों, सामानों आदि को रखते हैं। ये पूछा जा
तो बर्फ़ का घर पढ़ते हैं। तो बर्फ़ का घर कहाँ बनाया जाता है? बर्फीले क्षेत्रों में। और इन घरों को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। इग्लू एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है, टेट में भी पूछा जा चुका है। और ये घर गुम्बद के आकार के होते हैं और एवं इनका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है, जिससे बर्फीली हवाएं इनमें आसानी से प्रवेश नहीं करती हैं। यह एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। बर्फ़ का घर किसका अस्थायी निवास है? तो एस्किमो शिकारियों का। और इस घर को क्या कहते हैं? इग्लू। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं हाउस बोट। हाउस बोट भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अधिकतर क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं आवाज़ से, लेकिन यूपी टेट में भी पूछा जाता है। हाउस बोट देखते हैं। तो यह लकड़ी से निर्मित घर होता है जो सदा पानी के ऊपर तैरता रहता है। यह पर्यटकों के लिए खासकर बनाए जाते हैं। इस प्रकार के घर कश्मीर और केरल में देखने को मिलते हैं। हाउस बोट घर कहाँ मिलता है? तो कश्मीर और केरल में, ठीक है। कश्मीर और केरल में हाउस बोट घर देखने को मिलते हैं। इनकी लंबाई 80 फुट तक होती है। लंबाई कितनी होती है इसकी? तो 80 फुट तक होती है, ठीक है। लंबाई भी पूछा जा चुका है, 80 फुट। और कश्मीरी हाउस बोट की एक विशेषता होती है, जैसे कि इनकी छतों पर लकड़ी की नक्काशी की गई होती है, जिसको ख़त्म बंद कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं नक्काशी को? नक्काशी को क्या बोलते हैं? तो ख़त्म बंद बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं टेंट। तो यह अस्थायी निवास का एक रूप है जिसका निर्माण भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न वस्तुओं के द्वारा होता है। जैसे शहरों में गरीब वर्ग प्लास्टिक का टेंट लगाते हैं, तो कहीं पर कपड़ों से बने होते हैं, ठीक है। लद्दाख की चांगपा जनजाति के लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं, जिसे रेबो कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रेबो। लद्दाख के लोग लद्दाख की कौन सी जनजाति है? ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चांगपा जनजाति के लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? जिसे रेबो कहते हैं। और पर्वतारोहियों के टेंट 2 तह वाले होते हैं, जो प्लास्टिक की शीट से बने होते हैं ताकि ठंड से बचाव हो सके। आइए कुछ प्रमुख जीव जंतु पक्षियों के रहने के स्थान या आवास के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, चलिए
कुछ प्रमुख जीव जंतु पक्षियों के रहने के का स्थानीय आवास देखते हैं। तो स्थानीय आवास और जीव जंतु या पक्षी, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केनल। तो केनल किसको आवास को कहते हैं? तो कुत्ते के आवास को कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अस्तबल। अस्तबल किसके आवास को कहते हैं? आवास या निवास को? अस्तबल, ठीक है। घोड़ा, ध्यान रहे ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मुर्गी। तो मुर्गी के आवास को क्या कहते हैं? तो दरबा कहते हैं, ठीक है, दरबे को बोलते हैं। गुफा, गुफा तो बहुत सिंपल है। कौन रहता है गुफा में? शेर रहता है। गौशाला में कौन रहता है? गाय। जंगल में हाथी। घोंसला में कौन रहता है? और बिल में कौन रहता है? घोंसला में कौवा हो गया आदि, मतलब जो पक्षी है वो हो गए, और बिल में खरगोश, ठीक है। बिल में पूछे, मतलब ये इम्पोर्टेंट है इसलिए बता दे रहे हैं। खरगोश, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। और आपको बता, लद्दाख में कैसे घर बनते हैं? तो पत्थर के बने घर जिनके फर्श तथा छतें लकड़ी की बनी होती हैं, ठीक है। असम बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं, ठीक है। और मनाली के पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर होते हैं। राजस्थान के मिट्टी के बने घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से ढकी होती है। और निर्माण के समय आवास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? तो जलवायु कारक है, भौगोलिक कारक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक कारक है, और उपलब्ध संसाधन है, मानवीय कारक है, और प्राकृतिक कारण है। अब आइए एग्जाम में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो कौन सा कीट, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सीटेट 2016 में पूछा था। कौन सा कीट मधु मक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता, एक साथ नहीं रहता है? कब पूछा गया था? तो ये पूछा गया था सीटेट 2016 में। तो इसका क्या आंसर है? क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ते हैं फिर आंसर देते हैं। तो कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? तो वो कौन सा है? मकड़ी नहीं रहता है, ठीक है। मकड़ी कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है। आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, सीटेट 2023 में आया हुआ है। कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के मध्य अपना घोंसला बनाता है? ठीक है, कैक्टस पौधे के कांटों के मध्य घोंसला बनाता है। कौन सा पक्षी? ये कब पूछा गया था? ये भी पूछा गया था सीटेट 2023 में। तो पाखता पक्षी है, ठीक है, जो अपना घोंसला कैक्टस पौधे के कांटों के मध्य बनाता है। कौन सा पक्षी है? पाखता पक्षी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। तो ऐसा कौन सा नर पक्षी है जो लालटेन के आकार का घोंसला बनाता है? तो कौन पक्षी है आपको बताया अभी चैप्टर में? तो जुलाही चिड़िया, ठीक है, बया है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल
क्लास लेकर, ठीक है। आज आवाज़ समाप्त होता है, तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे आइए जान लेते हैं। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए तथा शेयर करिए। ऐसे ही आपको महत्वपूर्ण टॉपिक पे आप क्लासेस मिलती रहेंगी जो एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे पेड़ पौधे एवं जंतु। ये एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग क्लास ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। ध्यान रहे यूपी टेट, सी टेट, एस टेट आदि एग्ज़ामों को ध्यान में रखकर क्लासेस चलाई जा रही हैं। और मुख्य फोकस किस पे है? तो मुख्य फोकस है यूपी टेट के एग्ज़ाम पर। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो कल हम लोग पढ़ेंगे पेड़ पौधे एवं जंतु, जो एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।